अबाउट इट, ठीक है, कि whenever we talk about cell, you know, the cell can get lots of cellular injuries. Okay, तो मान लो सपोज इफ आई एम बीटिंग यू, सपोज अगर मैं तुम्हें मारूं, ओके, सपोज मैं नम्रता की पिटाई करूं अगर, तो नम्रता क्या करेगी? चुप करके मेरी पिटाई खाएगी कि शी विल रिस्पॉन्ड? शी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड, इजंट इट? तो वो क्या करेगी, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी? जब भी कोई इंजरी कोई करने की कोशिश करता है, उससे बचने के लिए सेल अपने आप को क्या करती है? अडेप्ट करती है। ओके, सेल ट्राई टू अंडरगो सर्टेन अडेप्टेशंस ताकि उसको चोट ना लगे, उसको इंजरी ना लगे। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशंस, द रूल ऑफ थंब इज कि हमेशा रिवर्सिबल होती हैं। क्या होती है? हमेशा रिवर्सिबल होती हैं। दे आर ऑलवेज रिवर्सिबल। यानी कि अगर मैं तुम्हारी पिटाई कर रही हूँ, तुम तभी तक अडेप्ट करोगे जब तक मैं तुम्हारी पिटाई कर रही हूँ। जैसे ही मैं तुम्हारी पिटाई करनी बंद कर दूंगी, तुम भी अडेप्ट करना बंद कर दोगे। So what are the ways in which the cells can adapt? Okay, so there are 4 basic type of adaptations which we have in a cell. Okay, so the first one that we have is called hypertrophy. Okay, the second one is called hyperplasia. Okay, third one is called as atrophy, and the fourth is called as मेटाप्लेसिया। तो हमारे पास 4 टाइप की अडेप्टेशन होती हैं सेल की टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इंजरी। तो क्या होता है, देखो, अगर सेल की पिटाई कर रहे हो तो सेल अपना साइज बड़ा कर लेगा। ओके, तो अगर मैं नम्रता की पिटाई कर रही हूँ तो नम्रता बोलेगी नहीं नहीं, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, देखो आई एम आल्सो वेरी स्ट्रांग, ऐसे तुम पिटाई नहीं कर सकते। उसी तरह से हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जब भी सेल को इंजर हम करते हैं, सेल अपना साइज बढ़ा देती है। सो दिस इंक्रीज इन साइज जब भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस टिश्यू का फंक्शन भी बढ़ जाता है। ओके, सो ट्रॉफी, whenever we use trophy word, t is increase in the size. ओके, तो जब भी साइज बढ़ता है किसी भी टिश्यू का, दैट इज ट्रॉफी। सबसे क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रॉफी कौन बताएगा मुझे? कोई बताएगा? वेरी गुड, बॉडी बिल्डर है ना, लड़कों को देखते हो क्या करते हैं, वो जिम जाते हैं और अपनी पहले मसल्स अपनी बढ़ाते हैं। तो यानी कि साइज बढ़ाने के या हाइपरट्रॉफी करने का सबसे आसान तरीका होता है इंक्रीज वर्कलोड। ओके, इंक्रीज वर्कलोड। जब भी वर्कलोड हम बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उस टिश्यू का साइज भी बड़ा हो जाता है, उस टिश्यू का साइज भी बड़ा हो जाता है। सो क्लासिकल एग्जांपल इज मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अब आप देखो, पहले 2 किलो का डंबल को यूज करता है, फिर 5 किलो का, फिर 10 किलो का, क्या कर रहा है वो? वर्कलोड बढ़ा रहा है। तो जैसे ही हम वर्कलोड बढ़ाते हैं, तो अगर हम फंक्शनली देखें कि एक्चुअली होता क्या है जब आप वर्कलोड बढ़ाते हो, तो जैसे ही आप वर्कलोड बढ़ाते हो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द वर्कलोड इज इंक्रीज्ड। ओके, सो जैसे ही हम वर्कलोड बढ़ा देते हैं, वैसे ही देयर इज इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो वर्कलोड बढ़ते के साथ बॉडी को स्टिमुलस जाता है कि यू हैव टू डू मोर, यू हैव टू मेक मोर प्रोटीन्स। तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है और इसीलिए आपकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं। वर्कलोड के साथ वो टिश्यू बड़ी होने लग जाती है, उसका साइज बड़ा होने लग जाता है। So the mechanism behind hypertrophy usually is increased protein synthesis. So there are some growth factors which are released which increase the protein synthesis. So hypertrophy जब भी होती है, this is a reversible change. Okay, reversible change का मतलब क्या? मतलब अगर लड़के जिम जाना बंद कर देंगे तो उनके मसल अपने आप कोलैप्स हो जाएंगे, थोड़े महीनों बाद खत्म हो जाएंगी। सो इट इज ऑलवेज अ वेरी वेरी रिवर्सिबल चेंज, इट्स अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, तो अगर हम बात करें कि कौन सी टिश्यू है जिसमें हाइपरट्रॉफी होती है, तो वन आपने अभी देखा स्केलेटल मसल, यस स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा रिमेंबर कि जब भी ब्रेस्ट इज इन द लैक्टेटिंग फेज, लैक्टेशन में जब भी ब्रेस्ट होती है,
okay, so breast जब भी lactation तो undergoes hypertrophy, उसका size बढ़ जाता है, okay. So apart from और कुछ left ventricular hypertrophy in patients with hypertension. अब आपने पढ़ा है फिजियोलॉजी में hypertension is a increased workload on heart. तो हार्ट को अपना वर्कलोड हाइपरटेंशन हो गया है तो को और जोर से पंप ब्लड एट दैट हाइपरटेंशन, तो इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा ड्यू टू हाइपरटेंशन. सो ऑल दीज चेंजेस जो हमने पढ़ी, दिस इज एक्चुअली योर हाइपरट्रॉफी, दिस इज योर हाइपरट्रॉफी. सो लेट अस सी कि जो अभी हमने पढ़ा, लेट अस सी दैट. कि जब हम देखते हैं पैथोलॉजी की तब से बेस्ट बात है कि वी कैन सी इट. सो व्हेन वी सी समथिंग इट बिकम्स इट बिकम्स मोर visible to us, it becomes better to us, okay. So let us look at the heart, okay. So जब हम हार्ट देखते हैं तो दिस इज द हार्ट, ओके, दिस इज द हार्ट. तो जब हम हार्ट देखते हैं तो जब भी हम पैथोलॉजी में हार्ट देखते हैं ना, वी स्टार्ट कटिंग द स्लाइसेस ऑफ हार्ट. Excuse me, ma'am. You can't see. Ma'am, slide is not visible. Okay, wait, let me see. Board is not visible. बोर्ड तो चल ही नहीं रहा, स्लाइड चल रही है. Wait. Okay, no worry, let's see. Can everybody see this now? क्या दिख रहा है? Yes, Left ventricular heart hypertrophy. में हार्ट को देखते हैं ना, वी टेक स्लाइस, ऐसे ऐसे करके हम काटते हैं उसको स्लाइसेस में, ठीक है. तो नॉर्मली अगर आप देखते हो ना तो दिस हार्ट अपीयर्स लाइक टू चैम्बर्स. जब हम काटेंगे तो ये हमारे ऐसी स्लाइस आएगी, इसमें एक चैम्बर ये आएगा और एक चैम्बर ये आएगा. तो दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल. सो नॉर्मली जो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस होती है ना यहाँ पे, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर्स, और राइट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है ना यहाँ, दैट इज ओनली 0.5 सेंटीमीटर्स. तो जब तक ये होता है ना हम बोलते हैं नॉर्मल हार्ट है. क्या बोलते हैं? नॉर्मल हार्ट है. अब लेट अस सी इस हार्ट को क्या हो रहा है. ओके, लुक एट दिस हार्ट. क्या आपको पता चल रहा है? दिस इज अ राइट वेंट्रिकुलर कैविटी, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी. बट ये क्या हो गया है, इसकी वॉल को क्या हो गया है? Can you tell me what is happening to the wall? Ma'am, hypertrophy. Hypertrophy. Yes, it's much more than 2.5 centimeters, isn't it? It's more than 5-6 centimeters. So this is what is called hypertrophy. So look at this question. This is a 45-year-old male presenting with long-standing hypertension और उसकी autopsy करी है. So what adaptive changes occurring in the Ma'am, nothing is visible. Ma'am, you stop sharing. देखो. So read this question everybody now. Can you answer this? बताओ जल्दी से मुझे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर. कि this is actually a section from a 45-year-old male with long-standing hypertension. Which adaptive change is occurring in the heart? Which adaptive change is this? Hypertrophy. Hypertrophy. Is everybody clear with this? That's hypertrophy. Is it reversible or irreversible? Reversible. It's reversible. Can it change into cancer? नहीं. It will not change into cancer. ये कैंसर में चेंज नहीं होती है. हाइपरट्रॉफी इज नॉट प्री कार्सिनोजेनिक. अगर हाइपरट्रॉफी किसी को होती है तो इट इज नॉट प्री कार्सिनोजेनिक. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. Now let's go to the next adaptation. Okay, so next adaptation, opposite of hypertrophy. Okay, so I'm taking you to the next adaptation which is opposite of hypertrophy. So let's see that. Okay,
Okay. Now we're going to talk about next adaptation, is opposite of hypertrophy, and this is what is called as atrophy. तो hypertrophy का मतलब क्या था, जल्दी से बताओ. Increase in the size. Increase in size. Increase of the cell size. atrophy का क्या मतलब है? Decrease in size. Increase in the function हो जाता है. हाइपरट्रॉफी का स्टिमुलस क्या था? हाइपरट्रॉफी का सब Increase in workload. इंक्रीज इन वर्कलोड. क्या मैं बोल सकती हूँ कि एट्रोफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कलोड क्या होगा? डिसयूज. तो जब भी हम किसी टिश्यू को यूज करना बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है. देयर इज डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस और देयर इज इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन. ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है और डिग्रेडेशन बढ़ जाती है. So because of this, the size of the tissue decreases. Okay, size of the tissue decreases and it becomes, उसका function भी कम हो जाता है. So that is, disuse is the most common cause of atrophy. But atrophy के और भी कारण होते हैं. Okay, और भी कारण होते हैं, like denervation. Okay, so जब आप nerves काट देते हो तो automatically उस टिश्यू को स्टिमुलस मिलना बंद हो जाता है. लाइक पोलियो, अगर आप पोलियो के पेशेंट्स को देखो तो उसमें वायरस जो है नर्व्स को अफेक्ट करता है, तो क्या हो जाता है, उस बंदे की लेग्स कैसी हो जाती हैं? ट्रोफिड हो जाती हैं. या पैराप्लीजिया के पेशेंट्स को देखो जिसकी पैरालाइसिस हो गया है स्पाइन के लेवल पे, तो दोनों लेग्स क्या हो जाएंगी? एट्रोफिड हो जाएंगी. तो जब भी डिनर्वेशन हो जाती है तो भी हमारे पास एट्रोफी हो जाती है. ओके, डिक्रीज. इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास एजिंग में भी एट्रोफी हो जाती है. जब भी हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है, तो एजिंग में क्या हो जाता है? देयर आर इंक्रीज फ्री रेडिकल्स. ओके, एजिंग अभी हम जब पढ़ेंगे अभी, तो फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं. तो जब भी फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, these increased free radicals lead to formation of a special pigment which is called as lipofuscin, which is a brown color pigment. और ये जब ब्राउन कलर पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है टिश्यूज में, सो एट्रोफिड टिश्यूज ब्राउन कलर के डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाती हैं. कल आप लोगों ने लाइपोफस्चिन पढ़ा है पिगमेंट? यस्टरडे यू वर टॉट लाइपोफस्चिन. Yes, ma'am. Lipofuscin is a brown color pigment which typically deposits in the perinuclear location. हमेशा न्यूक्लियस के आसपास. तो इस टिश्यू, ये टिश्यू जहाँ लाइपोफस्चिन डिपॉजिट हो जाती है, दैट टिश्यू इज एट्रोफिड. दैट इज व्हाई this atrophy is called as a brown atrophy. क्या कहते हैं हम इसको? brown atrophy. Okay, so usually this atrophy is seen in heart. Okay, heart में देखते हैं. तो आपकी टिश्यूज कैसे हो जाती है? हार्ट अगर आप देखो एज्ड पेशेंट्स का, तो वो छोटा होगा साइज में और उसमें ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन होगी. व्हाई देयर इज अ ब्राउन डिस्कलरेशन? बिकॉज ऑफ लाइपोफस्चिन व्हिच इज डिपॉजिटेड. ठीक है, तो जब भी हम किसी टिश्यू को डिसयूज कर देते हैं, हम डिनर्वेशन कर देते हैं, या एजिंग में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाती हैं, तो लाइपोफस्चिन पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है. आउट ऑफ वेरियस मैकेनिज्म्स. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिसयूज. लेकिन आपको याद होना चाहिए कि भाई प्रोटीन डिग्रेडेशन कैसे होती है. सो नाउ दिस इज अ टॉपिक विच एवरीबडी इज गोइंग टू स्टडी योरसेल्फ. ओके, सो यू विल स्टडी एंड वी विल डिस्कस इट लेटर समडे. I'll give you a slot किसी दिन. So जब भी protein degradation होती है, तो there is a pathway which you have studied in your physiology. How many of you know this pathway? Ubiquitin proteasome pathway. कौन बताएगा? पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? Yes or no? Have you studied this pathway? Yes. Yes, ma'am. So everybody is going to tell me about this pathway which you all have started. तो प्रोटीन्स इससे टैग हो जाती हैं और डिग्रेडेट हो जाती है, तो वो प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है. There is one more pathway which all of you should know. What is this pathway called as? ऑटोफेगी. क्या कहते हैं हम इसे? ऑटोफेगी. यानी सेल्स अपने टिश्यूज को खुद ही खा जाता है. सेल्स अपने टिश्यूज को खुद ही खा जाता है. So remember, autophagy itself can be a short note for you people. Okay, they can ask you what do you understand by the term autophagy.
So you have to know कि autophagy क्या होता है. Autophagy में क्या होता है? There is a very unique phenomena which you have to understand. तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी भी टिश्यू को जिसको सेल ने खाना है, उस टिश्यू को वो एक फेगोसोम के अंदर डाल देता है. So you know that phagosome usually fuses with lysosome और दोनों फ्यूज करके क्या बना देते हैं? फेगोलाइसोसोम, और उस टिश्यू को वहीं पर अंदर खा लिया जाता है. So this फेगोलाइसोसोम बना के जब किसी टिश्यू को खाया जाता है, so this is called as मैक्रोऑटोफेगी. इसे क्या कहते हैं? मैक्रोऑटोफेगी, यानी प्रॉपर पाथवे ऑफ फेगी फॉलो हुआ है. Then we also have माइक्रोऑटोफेगी में क्या होता है कि फेगोसोम नहीं बनता है, लाइसोसोम इटसेल्फ फॉर्म्स अ वेसिकल, और जिसको खाना है उसको खा जाता है. So here lysosom itself forms a vesicle and eats the tissue. Okay. And third pathway is ubiquitin mediated autophagy. Ubiquitin mediated autophagy. So let's look at this autophagy by diagram. Okay, तो इसको देखते हैं diagram से. Let's see this. Can everybody see this? Yes. So we have three types of autophagy: macro, micro, and third is chaperone mediated autophagy. Okay, so this is receptor mediated autophagy basically. देखो अब ये क्या बना, ये फेगोसोम बना, और ये फेगोसोम लाइसोसोम के साथ जाके फ्यूज हुआ, ये बन गया फेगोलाइसोसोम, और यहाँ पे किलिंग हो गई. फाइन, दैट इज मैक्रोऑटोफेगी. माइक्रोऑटोफेगी में क्या हुआ कि लाइसोसोम ने खुद ही वेसिकल बनाया और इसको खाना था, खा लिया. दैट इज माइक्रोऑटोफेगी. थर्ड इज रिसेप्टर मीडिएटेड ऑटोफेगी. यूजुअली इसमें चैपरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है लाइसोसोम के अंदर, एक स्पेशल रिसेप्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज LAMP2A. क्या कहते हैं इस रिसेप्टर को? LAMP2A. तो जब भी कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, इसको चैपरॉन के साथ टैग कर दिया जाता है, एंड दे गो एंड बाइंड टू अ रिसेप्टर. जब ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो लाइसोसोम उसको खा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेगी. सो ऑटोफेगी इज अनदर मैकेनिज्म बाय व्हिच अ टिश्यू व्हिच इज एज्ड, जो खराब टिश्यू है, इसको खा लिया जाता है. सो दैट इज अनदर वे ऑफ डिग्रेडिंग अ सेल. तो वन मेथड ऑफ डिग्रेडिंग वाज कि आप यूबिक्विटिन पाथवे फॉलो करो. ये जो आपने पढ़ा हुआ है यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, कि प्रोटीन मिसफोल्डेड है या खराब है उसको यूबिक्विटिन टैग कर लेती है एंड उसको प्रोटियोसोम पाथवे से खत्म कर दिया जाता है. दूसरा पाथवे ऑफ रिमूविंग इज ऑटोफेगी. सो यू शुड नो ऑल दीज टू पाथवेज, जिससे कि एक खराब प्रोटीन या जब प्रोटीन ठीक से नहीं बनती है उसको रिमूव किया जाता है. सो बोथ ऑफ दीज आर एक्टिवेटेड. दीज पाथवेज आर एक्टिवेटेड इन एट्रोफी. इस पाथवे में एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दी dead tissues or misfolded tissues are removed. Okay, so that is what is atrophy. Remember, who's going to tell me atrophy is reversible change or irreversible change? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ. Reversible or irreversible? Irreversible. Reversible or irreversible? Irreversible. Reversible. All the adaptations are reversible. All the adaptations are reversible. लेकिन atrophy is one adaptation which is toughest to reverse. So one adaptation which is toughest to reverse is your atrophy. सबसे difficult होती है इसको revert करना. In fact, they are still searching a way to revert it. But yes, practically अगर theoretically पूछे, all the adaptations are reversible. समझ में आ गई? All the adaptations are reversible. चलो, now let's go to the next adaptation which we should be knowing. Okay, let's go to the next adaptation. Next adaptation is hyperplasia. Okay, so let's go to the next adaptation. So next adaptation is hyperplasia.
So, जब भी हम टर्म प्लेसिया यूज करते हैं ना, प्लेसिया मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाना, ओके। तो जब भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दे कोई टिश्यू किसी भी इंजरी के रिस्पॉन्स में, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। अब नॉर्मली अगर हम हाइपरप्लेसिया की बात करें तो ये कैसे होता है? दिस occurs because of some growth factors. This occurs because of some growth factors, like for example estrogen, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन हमारा ग्रोथ फैक्टर होता है तो एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स एंडोमेट्रियल सेल्स एंड कॉजेस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। तो आपको क्या दिखेगा? एंडोमेट्रियल के ग्लैंड्स का नंबर क्या है, लाइक ग्लैंड में स्ट्रोमा, लेकिन जब एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको स्ट्रोमा ही दिखनी बंद हो जाती है, तो दैट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। इसके कारण growth factors के कारण growth factor of this term benign prostatic hormone, करता है इस पर, तो इट कॉजेस प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, इट कॉजेस प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स का नंबर अगेन बढ़ जाता है। सो अगेन रिमेंबर दीज आर रिवर्सिबल, दीज अडेप्टेशंस, ये हाइपरप्लेसिया भी एक रिवर्सिबल चेंज है। अगर किसी कारण हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा है तो आप कम कर दोगे तो ये ग्लैंड्स ठीक हो जाएंगे। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की ड्रग्स देते हैं हम, लाइक फिनास्टाडाइड, जो आप अभी फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, तो ये अपने आप रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो नंबर ऑफ ग्लैंड्स तो बढ़ते जा रहे हैं ना, ये तो रुकेंगे नहीं। तो जब बढ़ते ही चले जाएंगे तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि किस में प्रोग्रेस कर जाएगा? ये कैंसर में प्रोग्रेस कर जाएगा। तो ये हाइपरप्लेसिया ही है विच इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल फॉर कैंसर टू डेवलप, ओके। तो अगर आपने इसको स्टॉप नहीं किया तो ये कैंसर बन जाएगा। यानी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया को अगर आपने ठीक नहीं किया, दिस पर्सन विल डेवलप एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर आपने बीपीएच को ट्रीट नहीं किया तो दिस विल डेवलप प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। So you have to be very cautious with hyperplasia in identifying, क्योंकि this is a fertile ground for cancer, okay, always you have to remember that. अब physiologically hyperplasia हमारी कहाँ होती है? देखो, breast in pregnancy and puberty, okay, so breast in pregnancy and puberty undergoes hyperplasia. So breast in pregnancy and puberty will undergo hyperplasia, okay. So that is very very important, which you all have to know, okay. So breast in pregnancy and puberty are going to undergo hyperplasia, लेकिन जैसे ही बेबी पैदा होता है it again reverts back to normal, ठीक है। अब कोई So remember, uterus in pregnancy shows you both prophy and plasia, दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर, prophy भी होती है और plasia भी होता है, दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं। So that's a very very important point that you all have to remember. Now once you are clear with this, let's look at it, okay. जब आप देखोगे तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझोगे। So let us look at it, okay. So there are two image on the screen. क्या डिफरेंस नजर में आ रहा है? कौन मुझे बताएगा कि इस स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि ये एक ग्लैंड है, 1 2 3 ग्लैंड्स हैं, बहुत सारा बीच में क्या है? स्ट्रोमा है, बीच में बहुत सारा स्ट्रोमा है। सो दैट्स नॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। इन कंट्रास्ट क्या, हाँ, इन कंट्रास्ट, can you see the screen guys, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can see. Okay, so look at this glands. अब इसका पैथोलॉजी में बताओ क्या हो रहा है? What is happening in this image? There are so many glands, बहुत ज्यादा ग्लैंड्स है कि स्ट्रोमा कम हो गई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया।
endometrial hyperplasia. Very clear with this? क्या आपको समझ में आ रहा है ये? Yes, that is what. Can we? Is this reversible or not? कौन बताएगा मुझे? Ma'am, it's reversible. Ma'am, it's reversible. Reversible. But can it change to cancer? Reversible. Yes. Ma'am. Can change It's not Yes, treated ma'am. with anything. Very good. Can you see this? अब ये देखो, अब अभी मैंने आपको हाइपरट्रॉफिड हार्ट दिखाया था, क्या याद है आपको कितना बड़ा हार्ट हो गया था? अब लुक एट दिस, इसमें देखो ये हार्ट क्या हो गया है, छोटा सा हो गया है, और इसका कलर क्या हो गया है, चॉकलेट ब्राउन सा हो गया है. व्हाई इज इट ब्राउन कलर? व्हाई ब्राउन कलर हार्ट? Lipofusion. Due to lipofuscin deficit. Lipofuscin accumulation. Hypofuscin deposits, and that is why this is called as brown atrophy. Is everybody clear with this? Yes? Okay. Now, so that's the normal heart. Okay, so pigments तो आपको कल पढ़ा दिया. Okay, right. So now let's come to the fourth type of adaptation which you all have to study. Okay. Now, the fourth type of adaptation that we are going to study is metaplasia. Okay, so now this is very, very important to understand. Okay, so मुस्कान आप बताओ hypertrophy और hyperplasia को कैसे differentiate करेंगे histology में? Who's going to answer मुस्कान's question? जल्दी से बताओ. Who's going to tell me मुस्कान's question? Ma'am, hypertrophy में cells number increase होता है. वेरी गुड याशिका. सो सिंपल, अगर हम मसल का साइज ले रहे हैं ना मुस्कान, सो अगर हम ले रहे हैं हाइपरट्रॉफी हो गई है तो एक मसल का साइज इतना मोटा हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मल मसल अगर ऐसी है तो हाइपरट्रॉफी में ये इतनी मोटी हो जाएगी. ओके, सो दैट इज लाइक अगर कोई पतली लड़की है या सपोज हम बोले कोई गर्ल है बहुत थिन एनोरेक्सिक गर्ल है, तो लेट्स से वो एक नॉर्मल गर्ल बहुत बहुत पतली सी लड़की है. ठीक है, दैट इज नॉर्मल. अगर ये लड़की ने अपना बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, वही लड़की बहुत मोटी हो गई, तो वो क्या हो गई, हाइपरट्रॉफिड हो गई. ठीक है, लिए बहुत सारी, वही लड़की बहुत सारी हो गई, क्लोन बन गई. जैसे रजनीकांत की मूवी थी ना रोबोट वाली, जिसमें उसने क्लोन्स बना लिए थे अपने, तो वो क्या हो गया, दैट इज हाइपरप्लेसिया. यू अंडरस्टैंड? तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हुए दिखेंगे तो हाइपरप्लेसिया है, एक ही सेल बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो ट्रॉफी है. समझ में आ गई? मैम, जो स्लाइड अभी यूट्रस की दिखाई थी आपने, हाँ, उसके अंदर हाइपरट्रोफी होगी कि हाइपरप्लेजिया? आप बताओ. नंबर ऑफ ग्लैंड्स बढ़ रहे थे कि साइज ऑफ द ग्लैंड बढ़ रहा था? क्या एक ही ग्लैंड बहुत बड़ा हो गया था कि बहुत सारे नंबर ऑफ ग्लैंड बढ़ गए थे? तो दोनों होगा उसमें, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया. मतलब उसमें तो ग्लैंड का ना साइज तो नहीं बढ़ा ना, ग्लैंड तो बहुत बड़ा ग्लैंड थोड़ी बन गया था, ग्लैंड के नंबर बढ़ गए थे ना, ग्लैंड का साइज थोड़ी बढ़ गया था. तो जब नंबर ऑफ ग्लैंड बढ़ रहा है तो सिर्फ वो प्लेसिया है ना. समझ में आई? ओके ओके चलो, थैंक यू. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? मैम, हाँ जी, कौन है मैम, बताओ. मैम मेरे को ना स्क्रीन जो दिख रही है वो जो आप चेंजेस कर रहे हो वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस एक फिक्स स्क्रीन दिखाई दे रही है जो अभी आपने पहले लिखा था वो. नम्रता उसको नीचे कर ले, वो व्हाइट बोर्ड है, यू कैन स्क्रॉल इट डाउन. ट्राई कर. Ma'am, can you please share the whiteboard again? Okay, I'll share it again. श्रुतिका, menstruation is a not example of hyperplasia, लेकिन menstruation से पहले जो proliferative phase होता है, that is an example of hyperplasia. समझ में आया? Okay, so proliferative phase is an example of hyperplasia, definitely, क्योंकि उसमें estrogen act करता है. ठीक है, चलो. Now let's come to the metaplasia. This is one adaptation which I want all of you to understand very nicely. Okay, so we're going to adaptation now. That's metaplasia. चलो. Okay. Okay, so when we talk about metaplasia, बच्चों,
सो मेटाप्लेसिया का मतलब होता है, नेम इटसेल्फ सेज इट स्टार्ट्स विद एम। एम का मतलब होता है जब कोई मैच्योर टिश्यू दूसरी मैच्योर टिश्यू में चेंज हो जाए, व्हेन वन मैच्योर टिश्यू चेंजेस टू अनदर मैच्योर टिश्यू। इट अब हमारी बॉडी में ना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दो टाइप की टिश्यूज होती हैं। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो वी हैव एपिथेलियम एंड वी हैव मेसेनकाइम। एपिथेलियम मतलब जितने भी एपिथेलियम आप ना जानते हो अपनी बॉडी के, स्क्वैमस, कॉलमनार, ट्रांजिशनल, ऑल द टाइप्स ऑल टाइप्स। मेसेनकाइम मतलब क्या होता है? अमीशा म्यूट योरसेल्फ। मेसेनकाइम का मतलब होता है ऑल द टाइप्स ऑफ मेसेनकाइम। जो एपिथेलियम नहीं है वो मेसेनकाइम है, यानी स्केलेटल मसल, ब्लड वेसल, कार्टिलेज, बोन, एवरीथिंग इज मेसेनकाइम, ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस दो ही टाइप की टिश्यूज है, एपिथेलियम एंड मेसेनकाइम। तो जब एक मैच्योर एपिथेलियम दूसरे मैच्योर एपिथेलियम में चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं एपिथेलियल मेटाप्लेसिया। जब एक मैच्योर मेसेनकाइम दूसरे मैच्योर मेसेनकाइम में चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं मेसेनकाइमल मेटाप्लेसिया। So for all practical purposes we have two types of metaplasia, epithelial and mesenchymal metaplasia। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं mesenchymal metaplasia के एग्जाम्पल, तो देखो क्या एग्जाम्पल है, मायोसाइटस ossificans मतलब मसल चेंजेस टू बोन, मसल चेंजेस टू बोन। तो जब मसल बोन में चेंज हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज mesenchymal metaplasia। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? mesenchymal metaplasia। एपिथेलियल मेटाप्लेसिया देखते हैं। एपिथेलियल मेटाप्लेसिया देखो, फॉर एग्जांपल द ब्रोंकस नॉर्मली इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो हम नॉर्मल ब्रोंकस की बात करते हैं, इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अब ये एपिथेलियम चेंजेस इनटू स्क्वैमस एपिथेलियम, इट चेंजेस इनटू स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जब ये एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो गया, यानी ये कॉलमनार था और ये किसमें चेंज हो गया? स्क्वैमस। तो जो भी फाइनल टाइप का एपिथेलियम बनता है ना, वही टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया होता है। तो जब ये कॉलमनार सेल चेंजेस इनटू स्क्वैमस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच मेटाप्लेसिया? स्क्वैमस मेटाप्लेसिया। तो हमारे पास सबसे कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया जो होता है दैट इज स्क्वैमस मेटाप्लेसिया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया इज स्क्वैमस मेटाप्लेसिया। ओके, तो मेटाप्लेसिया is adapting। Dayavati, please switch off your mic. Okay, so metaplasia is always a type of adaptation to injury. Ma'am, It's a type of adapt to injury. मैम आप प्लीज हेलो, कौन है मैम? मैम स्क्वैमस Who is this ma'am? I can't hear. Anita. Yes, tell me. मैम Anita. आप स्क्वैमस मेटाप्लेसिया को वापस एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, बिल्कुल थोड़ा explain समझ लीजिए। Okay, बिल्कुल explain करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, yes महक, tell me. Yeah, महक. Okay, I'm going to give you an example of squamous metaplasia again. See, this is the respiratory epithelium. Okay, so respiratory epithelium है ये, and now we're going to talk about respiratory epithelium. Normally, the respiratory epithelium is lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium. Okay. Okay, so now the bronchus is lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium. Normal है ये, ठीक है। अब सपोज कि ये बंदा ना स्मोकिंग करना स्टार्ट करता है, he starts smoking, तो अब क्या होगा? तो नॉर्मली जब स्मोक है, स्मोक इज अ टॉक्सिन, तो हमारे ये जो सीलिया होते हैं दे कैन नॉट बेयर द स्मोकिंग टॉक्सिन। सो ये सोचते हैं कि अब हमको कुछ अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ये सोचते हैं लेट मी चेंज इनटू वेरी हार्डी एपिथेलियम। ये हार्डी एपिथेलियम कौन सा हो सकता है? हमारे बॉडी में सबसे हार्डी एपिथेलियम कौन सा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम इज अ वेरी हार्डी एपिथेलियम। तो ये जो कॉलमनार एपिथेलियम था ये किस में चेंज हो गया? स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो गया।
जहां पर स्क्वैमस, जहां पे कॉलमनर एपिथेलियम होना चाहिए था, वहां पर स्मोकर्स के ब्रोंकस में क्या आ गया? स्क्वैमस एपिथेलियम आ गया। तो इसको मैं बोलूंगी कौन से टाइप का मेटाप्लेसिया हो गया ये? दिस इज अ टाइप ऑफ स्क्वैमस मेटाप्लेसिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम बन गया। नाउ once the squamous metaplasia occurs, do you think this is reversible or this is irreversible change? Definitely this is reversible. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, Yes, I'm really sorry to interrupt. But the whiteboard is really not working well on our phones. Sometimes it's not loading and sometimes the configuration is really off. Can you use the software you used on your first class, please? yes, okay, sure. No worries. And also it's showing some error. Whiteboard. ठीक है, no worries, no worries. Let's do that. It's okay. Thank you, ma'am. Is this visible to everybody now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. चलो ठीक है. Let's see this. So what is the normal lining of the respiratory epithelium? हमने अभी बात करी, is a pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. लेकिन जब भी हमारे पास पेशेंट, कोई भी बंदा स्मोक करता है, तो the lining of the bronchus changes into a very hardy epithelium. और ये hardy epithelium क्या होता है? Squamous. So because the columnar epithelium has now changed into squamous epithelium, can I say this is a type of which metaplasia? This is a type of squamous metaplasia. This is a type of squamous metaplasia. So smokers' bronchus always have which type of metaplasias? Squamous metaplasias. So always remember, अगर हम इन पेशेंट्स को स्मोकिंग स्टॉप नहीं करवाएंगे, so slowly these patients will start developing cancer. एंड कैंसर कौन सा होता है? जौन सा टाइप का मेटाप्लेसिया हुआ होता है ना, वही टाइप का कैंसर बनता है। यानी स्क्वैमस मेटाप्लेसिया हो रहा है तो ये कौन से कैंसर में चेंज हो जाएगा? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो आगे जाके आप पढ़ोगे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में कि जितने भी स्मोकर्स होते हैं ना, उनमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज वेरी वेरी कॉमन। यू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट वेरी वेरी कॉमन? बिकॉज उनमें कौन सा मेटाप्लेसिया हुआ होता है? स्क्वैमस मेटाप्लेसिया हुआ होता है। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? सिमिलरली लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. Now I'm talking about stomach. ये दिख रहा है? तो अब आप मुझे बताओ फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी कि स्टमक की लाइनिंग क्या होती है? जल्दी से बताओ. Ma'am, cuboidal Simple columnar epithelium. Very good. It's a columnar epithelium. And who's going to tell me what is the epithelium of esophagus? Stratified squamous. Stratified squamous. Non-keratinized stratified squamous epithelium. Okay, so it is a squamous epithelium. अब स्टमक में कॉलमनर एपिथेलियम है और इसके पास कॉलमनर एपिथेलियम की खासियत क्या होती है कि इसके पास ना म्यूसिन होती है. क्या होती है? म्यूसिन होती है. तो जो ये म्यूसिन है ना स्टमक की कॉलमनर सेल्स में, दिस म्यूसिन इज कॉल्ड न्यूट्रल म्यूसिन. क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूट्रल म्यूसिन बोलते हैं. सो दिस न्यूट्रल म्यूसिन भगवान ने स्टमक में क्यों दे रखी है? क्योंकि स्टमक में बहुत ज्यादा क्या होता है? एसिड होता है. क्या होता है? तो इस एसिड को कम्बैट करने के लिए भगवान ने हमारे स्टमक में कौन सी म्यूसिन दी हुई है? न्यूट्रल म्यूसिन दी हुई है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, सपोज दिस पेशेंट स्टार्ट्स डेवलपिंग GERD. What is GERD? Gastroesophagus reflux disease. Okay, मान लो किसी कारण आपका जो गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर है ना, ये किसी तरह से ठीक से वर्क नहीं कर रहा है और इस पेशेंट या ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन हो रही है इस पेशेंट में और ये एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो गया है. क्या स्टार्ट हो गया? रिफ्लक्स स्टार्ट हो गया. दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स. तो जब रिफ्लक्स स्टार्ट हो गया तो ये एसिड कहाँ जाने लग गया? इसोफेगस में. क्या इसोफेगस के एपिथेलियम के पास म्यूसिन है टू कम्बैट एसिड? नहीं है. तो क्या होगा? क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये जो सेल्स हैं ये इंजर हो जाएंगे? यस, दे विल गेट इंजर्ड. तो अगर इनको अपने आप की इंजरी से अपने आप को प्रिवेंट करना है तो इन सेल्स में क्या होनी चाहिए? अडेप्टेशन होनी चाहिए. सो दीज सेल्स विल चेंज इनटू कौन से सेल्स? किसके पास थी म्यूसिन?
columnar cells. Squamous cells will change into columnar cells. So अब यहाँ पे squamous epithelium has changed into columnar epithelium. So who's going to tell me which type of metaplasia are we talking about? Columnar metaplasia. This is called as columnar metaplasia. This is called as columnar metaplasia. अब आपको पता है दिस इज लाइक यू नो स्क्वैमस एपिथेलियम तो एक ही टाइप का होता है ना, बट कॉलमनार हमारी बॉडी में बहुत टाइप के होते हैं. आपने पढ़ा है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में होता है सूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम. जीआईटी में इटसेल्फ अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो यहाँ न्यूट्रल म्यूसिन होती है, लेकिन डाउन बिलो द लेन अगर हम कोलन में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी म्यूसिन होती है? Who's going to tell me what is the speciality of colonic epithelium? कौन बताएगा मुझे क्या होती है स्पेशलिटी कॉलोनिक एपिथेलियम? Goblet cells present. Goblet cells. वेरी गुड, गॉबलेट सेल्स. और क्या खासियत होती है ये गॉबलेट सेल्स की, क्या फायदा होता है इनमें? दे हैव एसिडिक म्यूसिन. कौन सी म्यूसिन होती है? एसिडिक म्यूसिन होती है. तो यानी कोलन एक ऐसी जगह है जहां ना सिर्फ हमारे पास न्यूट्रल म्यूसिन है, एसिडिक म्यूसिन भी है. सो वी हैव न्यूट्रल म्यूसिन आल्सो एंड वी हैव एसिडिक म्यूसिन आल्सो. तो अगर हम कॉलोनिक मतलब कि हम कॉलमनार एपिथेलियम्स की बात करें तो कैन यू सी कि कॉलमनार एपिथेलियम्स कितने सारे टाइप के हैं. इवन इन जीआईटी वी हैव वन कॉलमनार एपिथेलियम विद न्यूट्रल म्यूसिन एंड वन विद एसिडिक म्यूसिन एंड न्यूट्रल म्यूसिन बोथ. तो इट इज लाइक आस्किंग समबडी कि भाई तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तो बताओ क्या तुम ऐश्वर्या राय में चेंज होना चाहते हो कि तुम एंजेलिना जोली बनना चाहते हो? तो बंदा बोलेगा यार चलो यार मैं बेस्ट ही बन जाता हूँ, चेंज करवा ही रहा हूँ फेस तो भाई एंजेलिना जोली बन जाता हूँ यार, चलो सबसे बेस्ट ही बन जाऊंगी. ठीक है, सेम वे हियर. तो जब स्क्वैमस एपिथेलियम अपने आप को चेंज करने की बात करता है कॉलमनार में तो उसको ऑप्शन मिलती है कि भाई कौन से कॉलमनार में चेंज करना चाहते हो, स्टमक के न्यूट्रल म्यूसिन वाले में कि कोलन के म्यूसिन में जिसमें सारी म्यूसिन है, न्यूट्रल भी है एसिडिक भी है. तो ऑब्वियसली क्या चूज करेगा इसोफेगस? कहेगा भैया सबसे हार्डी एपिथेलियम दे दो मुझे. सबसे हार्डी एपिथेलियम कौन सी होती है? कोलन की कॉलमनार एपिथेलियम. तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम कॉलोनिक कॉलमनार एपिथेलियम में चेंज होता है, यानी जिसके पास गॉबलेट सेल्स आ जाते हैं. सो जब ऐसा कॉलमनार मेटाप्लेसिया हो जहाँ पे आपके कॉलन की एपिथेलियम आ जाए, then this lesion, this disease is called as Barrett's disease. क्या कहते हैं हम इसको? Barrett's metaplasia या Barrett's disease. So Barrett's disease is a very particular term which we will use जब कौन से टाइप का कॉलमनार मेटाप्लेसिया होता है इसोफेगस में? कॉलोनिक कॉलमनार मेटाप्लेसिया. Do you understand that? Okay. Why this is important is क्योंकि Barrett epithelium can also change into cancer. तो कौन सा टाइप का कैंसर होगा Barrett's esophagus में? Will it be एडिनोकार्सिनोमा? क्योंकि कॉलमनार एपिथेलियम से अराइज करने वाला कैंसर कौन सा होता है? ग्लैंड्स का, इसे एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं. स्क्वैमस एपिथेलियम से जो कैंसर अराइज करता है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है. तो आपके हिसाब से कौन सा कैंसर हो सकता है Barrett's डिजीज में? क्या इसमें एडिनोकार्सिनोमा होगा या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा? कौन सा कैंसर होगा? एडिनोकार्सिनोमा. दैट इज वाई आगे जाके आप पढ़ोगे कि इसोफेगस में लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में हमेशा एडिनोकार्सिनोमास बहुत कॉमन है. क्योंकि बैरेट इसोफेगस कौन से पार्ट ऑफ द इसोफेगस में सबसे ज्यादा होगा? जहाँ रिफ्लक्स हो रहा है, यानी लोअर पार्ट में, है ना. तो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में बैरेट्स डिजीज बहुत कॉमन होती है, इसीलिए एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस इज वेरी वेरी कॉमन. ठीक है. तो अगर मैं कोई ऐसा स्टेन यूज करूं जो गॉबलेट सेल्स को आइडेंटिफाई कर ले, यानी एसिडिक म्यूसिन को आइडेंटिफाई कर ले, तो क्या मैं बैरेट इसोफेगस को फटाफट पकड़ लूंगी? तो कौन सा स्टेन होता है जो एसिडिक म्यूसिन को आइडेंटिफाई करता है? दिस स्टेन इज कॉल्ड एज एल्शियन ब्लू. क्या बोलते हैं स्टेन को हम? एल्शियन ब्लू. जबकि न्यूट्रल म्यूसिन्स को आइडेंटिफाई करने वाला स्टेन कौन सा होता है? पास. तो याद रखो, पास आइडेंटिफाइज न्यूट्रल म्यूसिन जबकि एल्शियन ब्लू आइडेंटिफाइज एसिडिक म्यूसिन. तो अगर आपकी इसोफेगस में
दोनों म्यूसिन्स आ रही हैं, यानी एल्शियन ब्लू भी आ रही है और पास भी आ रही है, तो आपका मतलब आपका डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? बैरेट इसोफेगस। ठीक है, so let's look at this image. क्या आपको ये इमेज दिखाई दे रही है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so let's look at this. सबसे पहले ये देखो. Can you see the screen, everybody? So क्या हुआ Yes. screen में? Yes. So let's see what happens is. Okay. One second, guys. One second. मेरी screen hang हो गई है. Can you see the screen, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what do you see in this screen is this. Wait a second. This second. Yeah. So देखो इस इसोफेगस में देखो ध्यान से क्या दिख रहा है आपको इस इसोफेगस में? व्हाट आर यू सीइंग दैट दिस इज अ कॉलमनर एपिथेलियम, लेकिन इस कॉलमनर एपिथेलियम में ये क्या दिख रहे हैं? गॉबलेट। यस, सो दिस इज योर कॉलमनार मेटाप्लेसिया। और अगर आप एल्शियन ब्लू लगाओगे तो ये सारे गॉबलेट सेल्स ब्लू कलर के हो जाएंगे। दैट मींस दिस इज व्हिच म्यूसिन? एसिडिक म्यूसिन। So that is what is very typical of Barrett's esophagus. You understand? So Barrett esophagus is a very typical finding which you can even identify on gross. Normally अगर आप esophagus देखो ना इस तरह से shiny होता है क्योंकि this is squamous epithelium. लेकिन lower part of the esophagus में अगर आपको इस तरह से finger like projections of this reddish, brownish, grayish कलर का epithelium दिखने लग जाता है, तो this is what is दैट मीन्स यहाँ मेटाप्लेसिया हो रहा है। और कौन सा मेटाप्लेसिया हो रहा है? ये कॉलमनार मेटाप्लेसिया। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बैरेट इसोफेगस। और इसको ना एंडोस्कोपी में पकड़ लेते हैं। जब हम एंडोस्कोपी करता है कोई भी सर्जन, immediately sees that this person is developing Barrett esophagus, and it is very important to monitor these patients because अगर आपने इसको ठीक नहीं किया, they will progress into adenocarcinoma. They will progress into adenocarcinoma. So is everybody clear with this? Okay. So बच्चों अब तुम्हारे को मैं एक SDL दे रही हूँ. I'm going to give you one self-directed learning topic. Okay, so that was today's adaptations जो हमने पढ़ी. So we have studied 4 adaptations: hyperplasia, hypertrophy, atrophy and metaplasia. Dysplasia हम ज़्यादा तब पढ़ेंगे जब हम neoplasia पढ़ेंगे. Okay, तो dysplasia is changing of a normal epithelium. अभी तो normal to normal जब change होता है तो उसे metaplasia कहते हैं. Okay. And what is the mechanism of metaplasia? से change कैसे हो जाता है one epithelium to other epithelium? This occurs because of reprogramming of stem cells. Stem cells reprogram हो जाते हैं, जो पहले squamous बना रहे थे वो columnar बनाने लग जाते हैं. तो याद रखो कि that is normal process, okay? And metaplasia can give rise to cancer. लेकिन जब normal epithelium changes into a dysplastic epithelium, that is called as dysplasia. And we will be studying more about dysplasia in neoplasia chapter, okay? In the next competency, neoplasia जब start होगा. Okay guys, so for now everybody should be clear with this. Yes, so now what is your self-directed learning topic जब पढ़कर आओगे? Aging. Okay, aging is your self-directed learning topic, guys. So all of you are going to make your note on aging on a A4 sheet. Okay, so make a file of self-directed learning. Okay, and it will be added in your logbooks. तो आप एजिंग का आप एक एजिंग खुद से पढ़ेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑन इट, ओके, टू जस्ट एनालाइज आपने कितना पढ़ा है. सो एवरीबॉडी इज गोइंग टू मेक नोट्स ऑन एजिंग योरसेल्फ एंड यू विल स्टडी दैट टॉपिक एंड टेल मी कि मैम हमने कंप्लीट कर लिया है एजिंग टॉपिक. Okay, so aging is your SDL topic from this chapter of cell injury. Is everybody clear with this? Yes? Okay. So guys, let me download your attendance. Okay. Okay guys, so you have to do aging
I'm going to send a feedback form which everybody is going to fill it up, okay? And everybody is going to submit your assignments. So these are 3 works, okay? Right. Okay, guys. Bye-bye. See you on Monday. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.